नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुजन समाज, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और माननीय श्री काशीराम ने संपूर्ण जीवन लगा दिया। बाबा साहब ने आगरा की भूमि पर एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट लिया और समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारे साथ हैं के.पी. चौधरी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जय विनोद बुधाय। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा आपका कि आपको लगा कि मुझे समय से पहले रिटायरमेंट लेके समाज के लिए काम करना चाहिए, क्यों ऐसा लगा? देखिए, आपने जैसा कि अभी बताया भी, और सारे देश जो हमारा समाज के लोग हैं वो सब लोगों ने हमको सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज के प्रति जो हमारा अपने जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करते हुए ताल कटोरा स्टेडियम में भी देखा, रामला मैदान में भी देखा, देश के कोने कोने में भी देखा, जंतर मंतर पर भी देखा। भारत बंद 2 अप्रैल को भी आपने संसद मार्ग पर जब एक एमपी साहब थे उनको हमने कहा कि तुमने लोकसभा में आवाज़ उठाई, हमारी नहीं उठाई तो आप जाइए नीचे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आरक्षण विरोधी आदेशों का मामला रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन का रहा हो, ITO चौक पर जाम का मसला रहा हो, तो ये सारी चीज़ें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में जाकर के समाज की आवाज़ उठाने की बात रही हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के अपने समाज की समस्याओं पर 1 घंटे का संबोधन करके वहाँ प्रस्ताव पास करा के भारत के प्रधानमंत्री को भिजवाने का मसला रहा हो, वैंकूवर कनाडा जाकर के समाज की आवाज़ को उठाना, कनाडा पार्लियामेंट में जाकर के समाज की आवाज़ को, ये सब जिम्मेदारियाँ हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी समाज के सहयोग से निभाने की हर संभव कोशिश की। पिछले दिनों ये महसूस किया गया कि सरकार की नौकरी अगर काशीराम जी नहीं छोड़ते और काशीराम जी नौकरी छोड़ करके बामसेफ और DS4 बना करके BSP की स्थापना नहीं करते, तो जो आज सामाजिक स्तर पर भारत में हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ा, एक चेतना समाज के अंदर आई, 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री हमारी बहन मायावती जी बनी, समाज के महापुरुषों के नाम पर उन्होंने लखनऊ और नोएडा के अंदर ऐसे ऐतिहासिक स्मारक बनाए, समाज के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए वो शायद नहीं कर पाती अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचती। तो मान्यवर काशीराम जी ने जो नौकरी छोड़ करके, या बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री का से इस्तीफा दे करके जो ये समाज के बीच में आकर काम करने का जो बीड़ा उठाया, उसी से प्रेरित होकर मैंने सरकार की नौकरी से 14 अक्टूबर 2021 को इस्तीफा दे दिया, VRS दे दिया। मेरे विभाग ने मेरा VRS स्वीकार कर लिया है। अब मैं सरकारी नौकरी से पूरी तरह स्वतंत्र हूँ और 24 घंटे अपने समाज के साथ रह करके, समाज के साथ में मिल करके, समाज का मार्गदर्शन लेकर के, जिस तरह मैंने सरकार की नौकरी में रह करके 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करा करके, 3 दिन लोकसभा बंद करा करके, जंतर मंतर पर लाखों लोगों की रैली, रामला मैदान में लाखों लोगों की रैली, ITO चौक का जाम, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे, दिल्ली की अदालतों में 12-12, 14-14 साल तक सरकार की नौकरी में मुकदमे झेले गए, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने का एक चार्जशीट दिया गया, 10 महीने उसमें हमको सस्पेंड सरकार की तरफ से रखा गया। चौधरी साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहूँगा। लोग सरकारी नौकरियों पर होते हैं तो अपनी जाति तक छुपाते हैं, लेकिन आपने बड़ी दबंगता से काम करा, जिस पे आपको कई सारे, जैसे आपने बताया, मुकदमे भी लगे, आप देश विदेश में आप परचम लहराते गए हैं बाबा साहब की बात करते हैं, तो कभी आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मैं इस तरह का कार्य क्यों करूँ? मैं आपके ऑफिस में देख रहा हूँ तो यहाँ पर बाबा साहब की, फूले साहब की, गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, तो इस दबंगता का क्या कारण है, वह बताएं। देखिए, मैंने जो अभी आपने कहा कि डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, तो ये तो इसका जवाब तो मेरे अलावा अगर हमारे समाज के लोग दें, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, उन्होंने मुझे पिछले 37 साल की सरकार की नौकरी में रहते हुए उन्होंने मुझे देखा कि मैं नौकरी में रहते हुए क्या समाज की बैठकों में गया या नहीं गया। जवाब अगर है मैं गया, क्या मैंने आंदोलन लीड किए, मैंने क्या रामला मैदान की रैलियों को संबोधित किया सरकार के खिलाफ, क्या मैंने जंतर मंतर की रैलियों को संबोधित किया, क्या मैंने UNO तक में जाकर के आवाज़ उठाई समाज की, ये सब मुद्दे YouTube पर उपलब्ध हैं और इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने कार्य किया है वो कार्य, एक समय था, मुझे याद है 2 अप्रैल 2018 का, शायद आप भी उस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे, लोकसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे लोकसभा से, और जब हमने उनसे पूछा, जब समाज के करीब लाखों लोग उस समय संसद मार्ग के उस आंदोलन में 2 अप्रैल भारत बंद वाले आंदोलन मौजूद थे,
हमने पूछा कि आप बताइए जनक कुमार जी, आपने कभी हमारे समाज की आवाज़ लोकसभा में उठाई? जब नहीं उठाई तो आप यहाँ भाषण क्यों दे रहे हो? और हमने उनको मन से उतार दिया। तो ऐसा एक बार हमें भारत सरकार के मिनिस्टर 14 अप्रैल के दिन शाम का प्रोग्राम अम्बेडकर भवन, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो आपका अम्बेडकर भवन दिल्ली में, वहाँ पर जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो समाज के लोगों ने उनको मंच से उतार दिया। और उसका भी हम लोग उस समय मंच पर मौजूद थे और हमने अपने समाज को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया कि मंत्री जी अब चले गए, अब आप शांत हो जाइएगा, आपकी इच्छा अनुसार उनका भाषण नहीं हुआ और मंच से उतार दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने सरकार की नौकरी में रहकर समाज के सम्मुख ये सब बातें, समाज उसका साक्षी है और वो सब चीज़ें आज की डेट में तो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रिकॉर्ड मतलब आप किसी फेसबुक पे भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। तो डरने की बात, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा, समाज का प्यार दुलार रहा, समाज का सहयोग रहा, तो डर किस बात का। और आगे भी यही संकल्प है सुरेंद्र जी। एसएम न्यूज़ के माध्यम से आप समय समय पर हमें अपने समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते रहे हैं और आपने शायद उस न्यूज़ को 2 अप्रैल वाली न्यूज़ को भी आपने व्यापकता के साथ समाज के सामने पेश किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो जब हमसे कहा गया, जब हमें सस्पेंड किया गया, 10 महीने का सस्पेंशन हमारा रखा गया, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद करने वाले किसी सरकार के अधिकारी को पहली बार चार्जशीट इस आधार पर दी गई कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए और उसमें हमें 10 महीने सस्पेंड रखा गया। हमसे कहा गया कि आप एक अपील दे दो, हम आपको बहाल कर देंगे। हमने कहा हम भिखारी नहीं, आप सस्पेंशन जितना लंबा चलाना चाहो चलाइए। हमने अपने बाबा साहब की जिंदाबाद कल भी की थी, आज भी और मरते दम तक करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम माफ़ीनामा दें, हम अपील दें, ऐसा नहीं करेंगे। और मुझे इस बात को बताते हुए अपने समाज के लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि मैं 10 महीने जरूर सस्पेंड रहा, लेकिन मैंने अपील नहीं की, मैंने माफ़ीनामा नहीं दिया और उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट को मेरा सस्पेंशन वापस करना पड़ा। और जिस LIC चेयरमैन ने ये सारा किया, उसने कहा था कि जब तक मैं LIC का चेयरमैन हूँ तब तक KP चौधरी LIC की नौकरी में वापस नहीं आ सकते। बाबा साहब का आशीर्वाद तो देखिए, KP चौधरी साहब तो LIC की नौकरी में वापस आए, लेकिन वो अधिकारी जो चेयरमैन LIC का था वो 5 साल के लिए भारत सरकार ने अपॉइंट किया था। 3 साल की नौकरी के बाद में उसको LIC से हटा दिया गया, 2 साल पहले उसे हटा दिया गया। और उस अधिकारी की बात भी पूरी हुई जब उसने कहा कि जब तक मैं LIC में चौधरी साहब वापस नहीं आ सकते। तो चौधरी साहब तो LIC की नौकरी वापस आए, बट LIC का चेयरमैन बाबा साहब ने हटा दिया। इसलिए मुझे बाबा साहब का आशीर्वाद पल पल और क्षण क्षण मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे समाज का प्यार दुलार मेरे साथ है। इसलिए मैंने जीवन में, मेरा डर और भय से कभी सामना नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो मैंने उसको बहुत ही मजबूती के साथ उसको फेस किया। कभी जीवन में सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। यही कारण है कि एक बुलंदशहर के एक छोटे से गाँव यानी कि वेरा फिरोजपुर शाना, जो जिला बुलंदशहर का एक गांव है, वहाँ पैदा होकर के, अति गरीब परिवार में पैदा होकर के, किसी तरीके से शिक्षा प्राप्त करके, सरकार की नौकरी प्राप्त करके, 37 साल की लंबी नौकरी करने के बाद पूरे हर स्तर पर जब भी समाज के साथ में कोई ज्यादती हुई, उसको मैंने ऐसे एज एक समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा उठाने की हर संभव कोशिश की। और मुझे प्राउड है इस बात को कि जो 1997 में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए, उनके आधार पर भारत की सरकार ने जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए, उनको वापस कराने के लिए जो महासंघ बनाया गया, परिसंघ बनाया गया, मुझे उसका राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2000 में फिर मुझे पदोन्नत करके उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। आज तक मैं उस जिम्मेदारी को समाज के सहयोग से निभा रहा हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि जिन मुकदमों को 12-12 साल, 14-14 साल हमने दिल्ली की अदालतों में झेला, ये जो हमने आंदोलन किए, और उनको झेलने का एक अनुभूति जो हमें हुई, आनंद की अनुभूति कि हमें 3 आरक्षण विरोधी आदेश भारत की सरकार को वापस करने पड़े, संविधान में 3 संशोधन करने पड़े, 81, 82, 85। और जिस आरक्षण को बाबा साहब देकर गए थे हमारे लिए, उसको बचाने में थोड़ी सी आहुति हम लोगों की भी हुई। और हमारा जो आंदोलन था वो समाज के काम आया और सरकार को संविधान में 3 संशोधन करके हमारे आरक्षण को बहाल करना पड़ा। तो इस बात के लिए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी खुशी होती है। और मैं मरते दम तक ये चाहता हूँ इसी तरह समाज का प्यार और दुलार और बाबा साहब का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, और हर जिंदगी के अंतिम पल तक मैं अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से इस तरह कार्य करता रहूँ। चौधरी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से आपने शुरू से ही ये सारी चीज़ों को फेस करा और समाज की बातों को आपने लगातार उठाते रहे हैं, तो क्या कोई ऑफिशियली दबाव है या कोई सरकारी दबाव है, कोई इस तरीके की बात भी कोई सामने है जिसकी वजह से आपने
जो रिटायरमेंट है वो पहले ले लिया, ऐसा तो नहीं है कुछ? वह हम आपसे जानेंगे। देखिए, मेरा व्यक्तित्व है कि मैं दबाव में शायद मैं आपको भी अगर विटनेस करता हूँ, और मेरे समाज के लोग जो यूट्यूब टीवी चैनल के माध्यम से मुझे वॉच करते हैं, क्योंकि कितनी चालाकी से, अगर आप चालाकी से कितना ही भी बड़ा झूठ बोलें, झूठ पकड़ा ही जाता है। आपने देखा कि मेरे पास में जो भी आदमी आया, मैंने हमेशा उसकी दिल से मदद की, चाहे मीडिया कर्मी हमारे आए। कोविड के दौरान आपने देखा कि हमने यूपी गेट जा कर के लाखों रुपए का सामान अपने गरीब भाइयों बहनों को बांटा, नई दिल्ली स्टेशन पे भी बंटवाया, पूरे देश में बंटवाया। मीडिया का कोई साथी कभी दिक्कत में आया तो उसकी हमने आर्थिक मदद की। उसके अलावा एक बेटी आप लोगों के माध्यम से हमारे पास थाईलैंड जाने के लिए, उसके पास किराया नहीं था, उसका भी 65,000 रुपया, मुझे ध्यान नहीं इतना पैसा उसका किराया का बनता था, वो भी हमने आपके सामने करके दिया। IIT में एक बच्ची सेलेक्ट हुई कानपुर में, उस बच्ची ने भी हमें मदद मांगी, 30,000 रुपया हमने उसको भेजा। जगह जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने दिल खोल करके अपने समाज के, क्योंकि ये जो हमारे पास साधन है, जब नौकरी में नहीं थे तो हमारे पास में पहनने के लिए पैंट नहीं थी, कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थी, ये सब बाबा साहब के आशीर्वाद से हमको मिला। और बाबा साहब के आशीर्वाद से जो मिला, हमने उसको अपने समाज में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उसमें बांटने की हमने हर भरसक और संभव कोशिश की। और डर और भय का जहाँ तक बात है, मेरा विभाग का मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे विभाग का मुझे बहुत प्यार मिला, बड़ा दुलार मिला। मेरे विभाग के लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, शायद मुझे लगता है कि और लोगों को ये सौभाग्य शायद ना मिला हो। मेरे जो अधिकारी मेरे साथ, जैसे वर्तमान में मेरे चेयरमैन हैं अमर कुमार साहब, उनका मेरा रिश्ता 2007 से है। 7 का मतलब आप ये देखिएगा करीब 14 साल से हम लोग दोनों भाई की तरह, मतलब ये है कि हम लोग, और जितना भी काम हम LIC के अंदर, मुझे बताते बड़ी खुशी, हमारे समाज के लोग अगर टीवी चैनल को इसको जब देखें तो रिजर्वेशन नहीं है, क्लास 1 WO बनने के बाद ऊपर रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। लेकिन LIC एक ऐसा विभाग है कि जिस विभाग का मैं राष्ट्रीय महासचिव मुझको बनाया गया, उस विभाग का मुझे इस बात का बड़ा गौरव है कि यहाँ पर पूरे कंट्री में 8 जोन मेजर इंचार्ज काम करते हैं। 8 ZM इंचार्ज, यानी इंडिया 8 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 जोनल मेजर इंचार्ज हमारे SC ST समाज से, यानी 50% जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे SC ST समाज के लोग करते हैं बिना रिजर्वेशन के। इसके बाद में अगर एक जोन की हम बात करें, उसमें 17 डिवीजन आते हैं उत्तरी क्षेत्र दिल्ली में, वहाँ पर 17 अपॉइंटिंग अथॉरिटी सीनियर इंचार्ज हैं, 17 में 10 SC ST के आज अधिकारी काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आज भी, जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी समारोह शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो 1991 में, उस समय पर यह कहा गया था कि बाबा साहब के फोटो लगने हैं। लेकिन आज तक LIC ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके हर ऑफिस के अंदर, हर अधिकारी के चैम्बर में, हर केबिन के अंदर बाबा साहब का फोटो सम्मान के साथ स्थापित किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक अभी आपने ये बातें कही हैं कि डर और भय का, तो बाबा साहब के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मेरा कभी वास्ता नहीं हुआ। और मैंने बड़ी निडरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ समाज का सहयोग लेकर के समाज को सहयोग देने की कोशिश की है, और मैं मरते दम तक इसे जारी रखूँगा। जी, यूँ तो हम भी आपको परिचित हैं, और आपने काशीराम के पच्चीनों पे चलते हुए टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी तीनों पे आपने भरपूर सहयोग करा है पूरे समाज को। आगामी किस तरीके से आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक के तौर पर, या सीधे सीधे कहें किस तरीके से? रिटायरमेंट के बाद लोग अधिकतर कहते हैं भाई अब तो मैं रिटायर हो गया, तो आगामी आपकी रणनीति क्या है जिसके लिए आपने समाज के लिए अपनी रिटायरमेंट पहले ले ली है? देखिए, मैं जो बात, इसका जवाब इस तरह दूंगा कि कई लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि चौधरी साहब, आप इस उम्र में भी, आप लगता नहीं कि आपकी इतनी उम्र है। जी। चेहरे से पता लगता है ना, एज के हिसाब से कई चीज़ें बदलती हैं। तो मुझे ये भी एक मतलब ये है कि आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये अब दूसरी पारी की शुरुआत है। जी। समाज के सहयोग से, समाज को विश्वास में लेकर के, समाज को साथ लेकर के एक नई पारी, जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी ने शुरू की थी। काशीराम जी ने 84 के अंदर बामसेव DSPO जैसे संगठन बनाने के बाद में उसे उन्होंने BSP में तब्दील किया था। हम लोगों का तो करीब ये समझो 35 साल का सरकारी अधिकारी कर्मचारी, काशीराम जी ने जहाँ स्टार्ट किया था काम, DS4 बामसेव, ये सरकारी कर्मचारियों के संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए थे, मान्यवर काशीराम जी के द्वारा बनाए गए थे। हमारे पास तो 35 साल में संगठन पूरे देश में फैला हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में संगठन 35 साल से हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और इन्हीं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मदद से हम ये आंदोलन भी करते रहे हैं। इसी संगठन की वजह से पूरे देश और विदेश में भी हमको जाने का मौका मिला है। तो ये जो एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है पूरे कंट्री का, इसमें
हम लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि 2 जुलाई 1997 को सरकारी क्षेत्र में हमारे समाज की जो संख्या थी 40 लाख थी, आज घट करके 8 लाख रह गई है। यानी 32 लाख जो लोग आज सरकार की नौकरी से बाहर हो गए। रिटायर्ड जो लोग हैं आज वो घर में अगर बैठे हैं तो हम उन सब लोगों की एक वाहिनी बनाएंगे, उन लोगों को एक्टिव करेंगे, उनको इस आंदोलन की मूलधारा में जोड़ेंगे और उन सबके सहयोग से एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, हम अपने समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए हम लोग जो है आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे मजबूती से और समाज के हितों को संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मान्यवर काशीराम जी ने उचित समझा कि ये जो सामाजिक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, बाद में उसको उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में तब्दील किया और समय की आवश्यकता, जैसा उन्होंने कहा कि जो सत्ता की जो कुंजी है वो राजनीति है और राजनीति ही अगर सत्ता की कुंजी है और सत्ता की कुंजी में आकर के ही बहन जी मायावती जी ने 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के समाज को एक दशा दिशा उन्होंने बदलने की कोशिश की। अगर ये सौभाग्य बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, मान्यवर काशीराम जी के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से अगर ये जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में आएगी तो मैं इसको निभाने की पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, पारदर्शिता से पूरी कोशिश करूँगा और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जी, आप थे हमारे साथ केपी चौधरी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं थे और जिन्होंने सर्विस में रहते हुए भी अपनी बात को दबंगता से भी रखा है और इनके तमाम वीडियो ऐसे हैं जो लाखों की संख्या में वायरल हुए हैं। एक बड़े नेता को उन्होंने मंच से उतारने का काम करा और कहीं भी कोई इस तरीके की बात देखते हैं कि समाज के पक्ष में नहीं हो रही है तो अपनी बात को बड़ी ताकत से रखते हैं। और जिन्होंने बताया कि अब हम लोग मान्यवर श्री काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए बिल्कुल उन्हीं को दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी रिटायर्ड हैं या भी यंगस्टर्स हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और बहुजनों को एक नई ताकत मिलेगी। और मैं केपी चौधरी जी के लिए बता दूं कि उनको डायनेमिक लीडर कहा जाता है क्योंकि उनकी बात, उनकी ताकत, आवाज़ की, अब उनके जो बोलने का तरीका है वो बड़ा स्ट्रांग है और किसी भी व्यक्ति विशेष से अगर एक बार बात करते हैं तो उसको मुक्त मदीर भी कर देते हैं, अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं और उनकी लय पे ही चलने लग जाते हैं बहुजन समाज के लोग। धन्यवाद आपका जो आपने इसे हमसे बात करी। जी धन्यवाद। जय विनोद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।